फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं जो कंसेप्ट कवर अप करने वाला हूँ वो है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। एक्चुअली में क्या हुआ कि हमारे कुछ सालों से 3-4 साल हालांकि हो गए हैं कि सीबीएसई ने इस चैप्टर को एक्सक्लूड कर रखा है। सीबीएसई सेशन 21 और 22 स्टूडेंट्स के लिए भी ये चैप्टर एक्सक्लूडेड था, ये करिकुलम का पार्ट नहीं था। लेकिन आपको ये चैप्टर अब पढ़ना पड़ेगा। इसकी थोड़ी सी वेटेज ज़्यादा हो चुकी है। किसी में हो चुकी है, हालांकि आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन तो ओवर हो चुकी है और रिजल्ट भी आने को कुछ ही दिन रह गए हैं। ये चैप्टर आपका वेटेज रखता है CUET एग्जामिनेशन के अंदर। CUET एग्जामिनेशन के अंदर ये चैप्टर थोड़ा वेटेज रखता है। इस चैप्टर को स्पेशली एनटीए ने इंक्लूड कर रखा है, जो कि आपको इस चैप्टर को पूरा ध्यान देना पड़ेगा अगर आपको थोड़ी सी एडवांटेज लेनी है। क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दूँ एनटीए के CUET एग्जामिनेशन का, तो उसमें 50 क्वेश्चन होंगे। 50 क्वेश्चन में से आपको अटैम्प्ट करने होंगे 40, तो ऑटोमेटिकली आपके पास 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप थोड़ी छोड़ सकते हैं, जो कि आपको अगर नहीं आए तो आप उस कंसेप्ट को, उस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। हालांकि आई विल सजेस्ट कि रिडम्पशन और डिबेंचर चैप्टर इतना भी बड़ा नहीं है, इसके छोटे से थोड़े से कंसेप्ट है। अगर वो सीख लोगे तो अगर कोई क्वेश्चन तुम्हारा बनता भी है CUET एग्जामिनेशन के अंदर तो तुम लोग फोड़ के आओगे। कोई पेपर कोई क्वेश्चन रिडम्पशन डिबेंचर का छोड़ के ना हो, ये इसकी गारंटी मेरी। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिडम्पशन डिबेंचर चैप्टर को मैं आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूँ आपको इसके लिए इशू डिबेंचर का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। हालांकि मैंने स्क्रीन पर भी ये थोड़ा बहुत डिस्क्राइब कर रखा है तुम लोगों को, लेकिन अब मैं थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि हाँ भाई तुम्हें इशू डिबेंचर थोड़ा बहुत क्लियर है तो दो आप 2-3 मिनट्स आगे स्किप कर सकते हैं। हालांकि मैं आई विल सजेस्ट कि आप इस वीडियो को एक एक पार्ट को ध्यान से सुनिएगा। तो शुरू करते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, कंपनी को पैसे की जरूरत होती है। कंपनी फंड रेज करती है ग्रुप ऑफ पीपल से, या वो कंपनी मतलब दो तरीके से कर सकती है पैसा रेज, या वो डेट से करे या फिर इक्विटी से करे। डेट से करेगी मतलब जो डिबेंचर इशू करके करेगी, इक्विटी से करेगी मतलब शेयर इशू करके करेगी। अब मतलब पैसा तो बेसिकली इन लोगों से मिलता है, लेकिन इन दोनों का दोनों की अलग अलग इंपॉर्टेंस है, डिबेंचर और इक्विटी। हालांकि मैं उसमें थोड़ा सा डीप में नहीं जाऊँगा, वीडियो की लंबी बन सकती है, लेकिन तुम लोगों को बेसिकली इसका डिफरेंस तो पता ही होना चाहिए। डिबेंचर जो कंपनी अगर इशू करती है, तो डिबेंचर इशू करते टाइम कंपनी को एक फिक्स्ड ऑब्लिगेशन रहता है कि कंपनी को इसके रिटर्न में एक इंटरेस्ट पेमेंट भी टाइम टू टाइम करनी पड़ेगी। मतलब कि फिक्स्ड होता है कि अगर पैसा कंपनी ने डिबेंचर के जरिए इशू करा है तो उस पैसे के बदले कंपनी को, डिबेंचर के बदले कंपनी को इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। हालांकि इक्विटी में ऐसा नहीं होता, जैसे कि तुम लोगों को ऑलरेडी पता है। इक्विटी के टाइम पे कंपनी अपनी ओनरशिप शेयर कर रही है ग्रुप ऑफ पीपल के साथ, तो कंपनी को ना बेसिकली क्या करना होता है, प्रॉफिट का कुछ ना कुछ पार्ट इनको देना होता है। प्रॉफिट अगर होगा तब इनको कुछ ना कुछ पार्ट मिलेगा, अगर प्रॉफिट नहीं बचता है तो इनको भी बेचारों को कुछ नहीं मिलता। लेकिन एज अ डिबेंचर होल्डर आपको ये फैसिलिटी जरूर रहती है कि आपको एक फिक्स्ड ऑब्लिगेशन कंपनी की तो है रिटर्न करने की इंटरेस्ट पेमेंट, तो टाइम टू टाइम बेसिकली इंटरेस्ट भी आपको मिलता रहेगा। ये डिबेंचर्स की खास बात रहती है। अगर मैं नीचे थोड़ा सा डिस्क्राइब करूँ तो नीचे के साइड पे यहाँ पे डिबेंचर की मैंने कुछ फेस वैल्यूज लिख रखी है कि मतलब डिबेंचर, आपको मैं पहले बता दूँ इंटरेस्ट पेमेंट कहाँ लिखा होता है, इंटरेस्ट कहाँ सिग्निफाई किया जाता है, कि बेसिकली इंटरेस्ट जो है कितना परसेंट आपको डिबेंचर के ऊपर देना है। आपने अपनी इश्यू डिबेंचर जब चैप्टर करा होगा तो आपने ये चीज़ जरूर नोटिस करी होगी कि 10% डिबेंचर, 12% डिबेंचर, 13% डिबेंचर। हालांकि ये चीज़ है क्या, आई नो तुम लोग टॉपर हो, तुम लोग को पता होगा ये परसेंटेज कहाँ लिखा रहता है, लेकिन हालांकि कुछ हमारे व्यूअर्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनको थोड़ा सा कंसेप्ट अभी क्लियर ना हो, तो मैं बेसिक से अभी यहाँ पे ट्राई करूँगा कि एक्सप्लेन करने की, ताकि तुम्हारा जो ये मेन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर है ना, जब मैं इस पर हूँ तो आपको ऑटोमेटिकली कंसेप्ट आपको समझ आने लगे। ये जो डिबेंचर है ना, डिबेंचर के आगे अब तुम लोग ये फेस वैल्यू देख रहे हो, यही फेस वैल्यू जो होती है ये सिग्निफाई करते हैं कि उस डिबेंचर के ऊपर कितना परसेंट इंटरेस्ट है। जैसे कि अगर कंपनी ने 10% डिबेंचर इशू कर रखे हैं, तो जो 10% लिखा है ना, ये 10% आपका इंटरेस्ट रेट है जो कंपनी को पे करना पड़ेगा। और मैं एक और बात बता दूं, अगर MCQ मामले में ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रह सकता है कि इंटरेस्ट की पेमेंट साल के अंदर महीने टू महीने नहीं होती है। ये आपको बैंक की तरह नहीं है, अगर तुमने बैंक से लोन लिया होगा तो आपको मंथ टू मंथ इंस्टॉलमेंट के साथ इंटरेस्ट पेमेंट करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, महीने पर महीने नहीं, आपको ऑटोमेटिकली 10% ये पर एनम होता है। आपको मतलब हाफ ईयरली करके इंटरेस्ट की पेमेंट कंपनी को पे करनी पड़ती है अपने डिबेंचर होल्डर्स को। तो मैंने इतना जो तुम लोगों को बताया, ये आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा। बाकी इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं है। मैं बिना टाइम हुए आगे बढ़ता हूँ अपने रिडम्पशन और डिबेंचर टॉपिक के ऊपर। और एक और बात फ्रेंड्स, मैं जो ये नोट्स मैंने बना रखे हैं, हालांकि ये थोड़े से रफ नोट्स हैं जो कि मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसकी क्या करूँगा, इसकी एक पीडीएफ फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगा, वहाँ से इसको डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। अब मैं आता हूँ अपने रिडम्पशन टॉपिक के ऊपर। एक्चुअली में क्या होता है, कंपनी जब इन लोगों से पैसा लेती है ना, अगर सपोज करते हैं ये हम शाम और बैंक का एग्जाम्पल लेते हैं। एक शाम एक बंदा था, उसको लेनी थी 2 लाख रुपये की बाइक। भाई साहब ये गया बैंक के पास, बैंक से इसने उठा लिए 2 लाख रुपये। बैंक ने कहा भाई तू ले जा। भाई ये उसके दहेज में इसको थोड़ा 2 लाख रुपए मिले, कुछ ना कुछ करके इसको रिटर्न करने पड़ेंगे ये बैंक को। यही आपका होता है रिडम्पशन। मतलब कि पैसा जो आपने एक बार किसी से ले लिया ना, तो उसको आपको रिटर्न भी करना पड़ेगा अगर आपने एज अ लोन उस पैसे को उठा के। ये बात तो आप एग्री करते हो ना। वैसे यही कंसेप्ट हमारा रिडम्पशन और डिबेंचर में भी अप्लाई होता है। एक्चुअली में क्या होता है, कंपनी लोगों से पैसा ले तो लेती है, लेकिन कंपनी को एट अ फिक्स्ड पीरियड, एक फिक्स्ड पीरियड पे या फिर एक फिक्स्ड डेट पर या फिर आफ्टर सम टाइम उस पैसे को रिटर्न भी करना पड़ता है। रिटर्न करते टाइम पर जब वो पैसा, अगर सपोज करते कंपनी ने इशू करे थे डिबेंचर 10% डिबेंचर एट 100 ईच,
इसका मतलब 100 रुपये का डिबेंचर 10% के रेट के हिसाब से कंपनी ने इससे लिया होगा शेयर होल्डर से। अब इनको ये पैसा वापस रिटर्न करना पड़ेगा अपने शेयर होल्डर्स को एट अ पर्टिकुलर पीरियड या फिर एट अ पर्टिकुलर डेट। इन दोनों में से किसी एक दौरान कंपनी को ये पैसा सारा का सारा रिटर्न करना पड़ेगा। और ये जो जानकारी होती है ये डिबेंचर इशू करते टाइम ना कंपनी एक टर्म्स एंड कंडीशन का भी डॉक्यूमेंट देती है, तो वहाँ पर ये दोनों जानकारी अवेलेबल रहते हैं कि रिडम्पशन जो है कितने टाइम बाद रिडीम होंगे। तो इसकी भी टेंशन डिबेंचर होल्डर को बिल्कुल भी नहीं रहती है, क्योंकि पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। आगे मैं बढ़ता हूँ रिडम्पशन के बारे में थोड़ा सा और बताता हूँ। इशू डिबेंचर के लास्ट में अपने रिडम्पशन की एंट्रीज पढ़ी होंगी, जहाँ पर आपने ये भी पढ़ा होगा कि यहाँ भी कंपनी ना कभी मतलब जितने भी आपने केसेस देखे होंगे इशू डिबेंचर के लास्ट टॉपिक के अंदर, उसमें ये आपने देखा होगा कि या तो डिबेंचर रिडीम होते हैं पार पे मतलब एट फेस वैल्यू या फिर प्रीमियम पे। प्रीमियम मतलब अगर कंपनी कभी कभार क्या करती है अपने शेयर होल्डर को ना अट्रैक्ट करने के लिए कि यहाँ भी कंपनी कि लोग कंपनी के डिवेंचर्स को सब्सक्राइब करें, तो उसके लिए कंपनी कहती है कि आप हमें अगर अभी सब्सक्राइब करते हैं तो एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन हम आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेमेंट कर देंगे, एक्स्ट्रा प्रीमियम के साथ पेमेंट कर देंगे। तो वही हमारा कंसेप्ट है प्रीमियम वो रिडम्पशन और डिवेंचर के टाइम पर। ये डिवेंचर दो टाइप से रिडीम हो सकता है, पार पे या प्रीमियम पे। अच्छा एक और बात, अगर एमसीक्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट है कि कभी भी रिडम्पशन डिस्काउंट पे नहीं होता। थोड़ा सा सिंपल सा लॉजिक है, इसको समझने की कोशिश करना। अगर कंपनी आपको 2 लाख रुपए मतलब आप किसी बैंक में गए, सपोज करते हैं बैंक वाले एग्जांपल ले लेते हैं। अब ये बंदा बैंक के पास गया, बैंक से इसने 2 लाख रुपए तो ले लिए। अब बैंक कहेगा मेरे पैसे तू वापस लौटा, ये जो है इसको वापस लौटाएगा ना तो इसको 2 लाख के 2 लाख ही निपटाने पड़ेंगे मिनिमम टू मिनिमम। ये 2 लाख के 2 लाख की पेमेंट पूरी करनी पड़ेगी। ये नहीं कि हाँ भाई शाम का है कि बैंक मेरे पास तो भाई अभी मेरे पास मंदी चल रही है, मेरे पास जेब में पैसे नहीं है, तो ऐसा कर 1,90,000 रख ले, तो वो कहीं ना कहीं बैंक इसको उठा लेगा, इसको घर से उठा के इसी को जेल में पटक देगा। हाँ तो ये थोड़ा सा सरकास्टिक हो गया। लेकिन अब जब बैंक रिटर्न मांगेगा तो उस टाइम पर शाम को पूरे 2 लाख रुपए लौटाने पड़ेंगे, 1,90,000 बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और वैसे ये कंसेप्ट यहाँ पर भी है कि लोग जो है ना कभी भी एट डिस्काउंट जब रिडम्पशन अगर डिस्काउंट पूरा हो तो उस टाइम पर कोई भी इंसान अपना पैसा गंवाना नहीं चाहेगा। इसी लॉजिक के कारण कभी भी डिबेंचर जो रिडीम होते हैं वो डिस्काउंट पे नहीं होते। तो जितना मैंने अभी कंसेप्ट बताया वो इश्यू डिबेंचर रिलेटेड कंसेप्ट था, जो कि रिडम्पशन और डिबेंचर वाले चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले तुम लोगों को पता होना चाहिए था। एक और मैं कंसेप्ट आपको एक बात बता दूं कि कंपनी क्या करती है, एक रिकॉर्ड बना के रखती है सभी डिबेंचर होल्डर का नाम, एक रजिस्टर पर वो इंस्टॉल करके रखना पड़ता है। मतलब एक रजिस्टर पर सारे के सभी के शेयर होल्डर्स के मतलब डिबेंचर होल्डर्स के नेम को कंपनी को रजिस्टर करके अपने रजिस्ट्रार के अंदर रिकॉर्ड करना पड़ता है। अब एक एंट्री में बता देता हूँ, जो 3 एंट्रीज आपको पता होना चाहिए। रिडम्पशन के टाइम पे 3 एंट्रीज चलती है। पहली एंट्री होती है हमारी 10% मतलब कितने भी परसेंटेज, यहाँ पे मैं 10% मान के चल रहा हूँ, 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। ये एंट्री आपको कब करनी है, ये जो है रिडम्पशन ड्यू के टाइम किया। आपने पैसा रिडम्पशन का वो जितना पैसा रिडीम करना था उतना पैसा आपने ड्यू कर दिया। अब आपको इसकी पेमेंट भी करनी पड़ेगी, तो पेमेंट की हमारी क्या एंट्री होती है, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अच्छा जैसे कि मैंने बताया कि प्रीमियम पर भी इसकी पेमेंट हो सकती है, तो यहाँ पर एक और केस बन सकता है कि यहाँ पर आप डाल सकते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। बेसिकली 2 बेसिक एंट्रीज यही होती है, पहली होती है रिडम्पशन को ड्यू करने की, दूसरी उसको पे करने की। और तीसरी एंट्री का जो मैं जिक्र कर रहा था वो एंट्री कब आती है, मैं ये इश्यू डिबेंचर से के चैप्टर से ही बता रहा हूँ, कुछ मैं भी नया नहीं बता रहा हूँ। तो आप को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि प्रीमियम ऑफ रिडम्पशन ऑन डिबेंचर होता है ना, इसको हम कंपनी को राइट ऑफ करना पड़ता है। राइट ऑफ कैसे कर सकते हैं, कंपनी को इस्तेमाल में लेके आना पड़ेगा, या तो SPR का पैसा, SPR या फिर यहाँ पे आप जनरल रिजर्व भी डाल सकते हैं। अगर SPR नहीं पड़ा तो कैपिटल रिजर्व, और अगर कैपिटल रिजर्व अकाउंट भी नहीं पड़ा तो सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। इन तीनों में से किसी एक अकाउंट को डेबिट करके कंपनी को ये जो लॉस है ना, ये एक तरह से कंपनी के लिए लॉस हो चुका है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये एक तरह से लॉस है, इसको कंपनी को राइट ऑफ करना पड़ता है। ये कंपनी राइट ऑफ बेसिकली इन 3 चीज़ों से कर सकती है, और यहाँ पे लिख सकती है टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, या फिर इसकी जगह लॉस ऑन इशू की भी एंट्री डाली जा सकती है, टू लॉस ऑन
इशू अकाउंट बता देता हूँ कि ना कंपनी की जब पैसा मतलब रिडम्पशन के टाइम पे टोटली 3 एंट्रीज हमारी डलती है। पहली एंट्री होती है ड्यू करने की। ड्यू कैसे करते हैं? 10% डिबेंचर अकाउंट डाल के 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। ये होती है रिडम्पशन ड्यू करने की एंट्री। अगली एंट्री होती है इसको पे करने की। पे करने के लिए क्या होता है? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ऐसे करके आपको पेमेंट करनी पड़ती है जितना भी आपने पैसा ऊपर इस वाली एंट्री के अंदर ड्यू करा था। तो यहाँ पे हमने पेमेंट कर दी। और नीचे की साइड पे जो यहाँ पे जो लॉस होगी, जो प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है, ये कंपनी के लिए एज अ लॉस ट्रीट किया जाता है। तो इस लॉस को भी कंपनी को राइट ऑफ करना पड़ेगा। राइट ऑफ करने का ये ऑर्डर रहता है। पहले कंपनी एसपीआर अकाउंट को देखेगी, एसपीआर या फिर जनरल रिजर्व के अकाउंट को। अगर उसके अंदर कुछ ना कुछ पैसा होता है एसपीआर या फिर जनरल रिजर्व के अकाउंट में, तो उसको डेबिट किया जाता है रेलिवेंट टू जो उसके कॉरेस्पॉन्डेंस में जितना भी लॉस कंपनी को हो रखा होगा प्रीमियम देते टाइम पे। अगर एसपीआर या फिर जनरल रिजर्व नहीं है तो कैपिटल रिजर्व को देखा जाएगा। कैपिटल रिजर्व भी नहीं है तो एट द एंड सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट का इस्तेमाल करके इस लॉस को राइट ऑफ किया जाएगा। ये 3 एंट्रीज पता होनी चाहिए रिडम्पशन के टाइम की। अब हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है। जितना भी मैंने अभी तक बताया वो सारा का सारा बेसिक था जो कि आपको पता होना चाहिए था। अब हमारे चैप्टर स्टार्ट होता है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। मैं इस वीडियो में सब कुछ कवर करने वाला हूँ। तो अभी यहाँ से चैप्टर मेन स्टार्ट होने वाला है। तो इसके